नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। आज ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। यूपी चुनाव या फिर संगठन में रोल प्ले करेंगी। आगरा की पूर्व मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी की थी और अब उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द वो सक्रिय राजनीति में वापस आ सकती हैं। आज ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती हैं। आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। 3 साल पहले उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया और 3 साल के अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से वो सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं। 1995 से 2000 तक आगरा की महापौर रही। इसके अलावा 1997 में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा की वो कोषाध्यक्ष भी रही हैं। 2001 में सामाजिक कल्याण बोर्ड की सदस्य रहीं और 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी वो रह चुकी हैं। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वो सक्रिय राजनीति में वापस तो आ ही रही हैं, बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। आज या कल में खबर आ सकती है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए अमित, जिस तरह से अगर बेबी रानी मौर्य की अगर बात करें तो वो उनका जो बैकग्राउंड है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आता है। आगरा की वो 1995 में मेयर रही हैं और जाटव वर्ग से आती हैं, क्योंकि जाटव वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं मायावती का वोटर माना जाता है। खासकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो उनको मायावती बसपा से हटाकर भाजपा में लाने के काम में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए बहुत जल्दी ही ऐसी सूचना आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बहुत जल्दी ही भाजपा फिर से वो ज्वाइन करके और सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका देखने को मिल सकती है। आज सुबह उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा और संभवतः अब से थोड़ी देर बाद एक ऑफिशियल कंफर्मेशन राष्ट्रपति भवन के द्वारा उनके इस्तीफे की स्वीकृति के रूप में सामने आ जाएगी। उसके बाद में नए राज्यपाल की घोषणा हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन वो सक्रिय राजनीति में बहुत जल्द वापस आ सकती हैं। अब से 2 से 3 दिन पहले उन्होंने दिल्ली दौरे पर थी और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा तभी से शुरू हो गई थी कि संभवतः बहुत जल्दी बेबी रानी मौर्य अपने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में देखने को मिल सकती हैं। और आज फिर ये राजभवन है उसके सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है और अब बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में बेबी रानी मौर्य देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज इसमें अच्छी खासी संख्या में जाटव वोट आते हैं और कहीं ना कहीं इस वोट को मायावती का वोट बैंक माना जा सकता है। आपने देखा होगा 2014 में भले ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन जो जाटव वर्ग है वो मायावती के साथ इंटैक्ट खड़ा रहा। उसके बाद में अगर 2017 चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो भले ही बीजेपी को 325 सीटें अपने गठबंधन सहयोगी के साथ मिली, लेकिन जाटव वर्ग कहीं ना कहीं मायावती के साथ खड़ा दिखा। और उसके बाद 2019 की भी तस्वीर संभव कमोबेश यही थी। लेकिन अब जाटव बोर्ड को, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमजोर दिखाई दे रही हैं, वही कारण है कि वो तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन और अपने अन्य सम्मेलनों की तरफ बसपा करती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जाटव जो वोट है वो पशोपेश में है, किस तरफ जाए, तो उसको साधने के लिए बेबी रानी मौर्य एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। किस प्रकार का उनका रोल रह सकता है? बीजेपी आलाकमान ने उनको कहीं ना कहीं एक संदेश। देखिए अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि किस तरह से उनका रोल हो सकता है, लेकिन संभवतः वो हो सकती है कि संगठन में उनको एक बड़ा दायित्व दिया जाए या फिर उनको चुनावी राजनीति में फिर से वापस बुलाया जाए। ये अभी पार्टी को तय करना है और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो सक्रिय राजनीति में देखने को जरूर मिल जाएंगी। कुछ बड़े नेताओं से इस पर बातचीत हो पाई पवन की बेबी रानी मौर्य के आ जाने से, खासतौर से जिस वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, जाटव वोट बैंक, उसको किस तरीके से बीजेपी की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा, या फिर अभी तक वो 2017 से 2019 तक बीजेपी के पाले में ही रहा है तो उसको रिटेन किया जा सके, इसमें कितनी मदद मिलने वाली है?
देखिए कुछ बीजेपी नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना यह है कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि उनका रोल किस तरह का रहने वाला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि उनके आने से बीजेपी को कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसमें एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि आगरा की मेयर रही हैं, एक जाना पहचाना नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रांत की अगर बात करें तो उनका खासा एक प्रभाव है, और खासकर क्योंकि जाटव समुदाय से आती हैं तो जाटव समुदाय में एक अच्छा खासा प्रभाव उनका आता है। तो उसके चलते उनको खासा महत्वपूर्ण रोल उनका इस पूरे विधानसभा चुनाव में हो सकता है। बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर बताया है कि आज दोपहर 2 बजे एक जानी मानी हस्ती बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। ये ट्वीट किया है अनिल बलूनी ने। आज दोपहर 2 बजे एक जानी मानी हस्ती बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। ये हस्ती कौन है ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अनिल बलूनी की तरफ से ये ट्वीट आया है कि आज दोपहर 2 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी हस्ती भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगी। अभी तक ना वो नाम सामने आ पाया है सोर्सेस के हवाले से, ना वो चेहरा, लेकिन ये बड़ी जानकारी जो ट्वीट के माध्यम से अनिल बलूनी ने साझा की है वो यही है कि बीजेपी का कुनबा चूंकि लगातार बढ़ रहा है मिशन 2022 के लिए, इसी कड़ी में अब ये बड़ा चेहरा दोपहर 2 बजे पार्टी ज्वाइन कर लेगा। और आगरा से हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बड़ी खबर पर जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बेबी रानी मौर्य को लेकर, क्योंकि ये तो जानकारी स्पष्ट हो चुकी है कि उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है, सक्रिय राजनीति में वापस आ रही हैं। संगठन में या फिर प्रत्याशी के तौर पर 2022 के चुनाव में उनकी क्या भूमिका रह सकती है? जी, बेबी रानी मौर्य को अमित शाह ने बुलाया था, ऐसी जानकारी भाजपा के जो बेबी रानी मौर्य के नज़दीकी लोग हैं उनसे मिली है, और उन्होंने कहा उनको अमित शाह जी ने बुलाया था। तो अमित शाह जी ने जब बुलाया उसके बाद जो बातचीत हुई उसके बाद ही इस्तीफे का मामला सामने आया है। तो निश्चित रूप से अगर अमित शाह बुला रहे हैं और उनको इस्तीफा उसके बाद इस्तीफा आ रहा है तो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी या चुनाव में जिम्मेदारी मिलेगी। तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ज़्यादा कयास इसी बात के लगाए जा सकते हैं कि बेबी रानी मौर्य को बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पहले भी वह जनता से जुड़ी रही हैं, मेयर रह चुकी हैं आगरा की, बड़े वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। आगरा की अच्छी खासी आबादी है और यहाँ मेयर रहना बड़ी बात होती है। वो मेयर रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हैं, और जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वह राष्ट्रीय पदाधिकारी थी। तो ये एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1990 के दशक में इन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया था अपना, और उसके बाद लगातार शिखर पर चलती चली गई हैं। अब राज्यपाल रही, राज्यपाल के बाद अब जब उत्तर प्रदेश में इनकी एंट्री होगी तो निश्चित रूप से धमाकेदार होगी और बड़ा चेहरा है। और साथ में आप देख सकते हैं जब बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे की खबर आई तो उनका ये जो घर है आगरा मूल आवास, तो वहाँ भी उनके कुछ जो नज़दीकी लोग हैं उनके आने का क्रम शुरू हो गया है। यही बेबी रानी मौर्य का आवास है करियप्पा मार्ग बालूगंज आगरा में, और कुछ भी किसी भी पद पर रही हो बेबी रानी मौर्य, लेकिन इसी एक बात और बताइए, हमेशा रही है। अनिल बलूनी का ट्वीट आया है कि आज दोपहर 2 बजे एक बड़ी हस्ती बीजेपी ज्वाइन कर लेगी, तो क्या ये बड़ी हस्ती यही है बेबी रानी मौर्य ही हैं जो कि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर अब बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, या इसके कुछ और मायने हैं? जी बिल्कुल, अनिल बलूनी चूंकि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और भाजपा के बड़े चेहरा हैं और उत्तराखंड की भूमि से ताल्लुक़ रखती हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य फिलहाल, क्योंकि वहाँ की राज्यपाल रही हैं इस्तीफा देने के पहले तक। तो अब ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि अनिल बलूनी ट्वीट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से संस्था का पद वह छोड़ चुकी हैं तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। पहले भी बीजेपी में रही हैं और जब बीजेपी फिर ज्वाइन करेंगी तो उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, क्योंकि पहले भी बेबी रानी मौर्य के रूप में एक बड़ा चेहरा था आगरा में। आगरा के आसपास आगरा का जो ब्रज इलाका है यही 57 से ज़्यादा विधानसभा को कवर करता है। तो ऐसे में पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको भी रिझाएंगी बेबी रानी मौर्य। अब बलूनी के ट्वीट्स का मतलब यही है कि सब कुछ टाइमिंग आप देखिए, बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा होता है, उसके पहले अमित शाह से मिलती हैं और अब अनिल बलूनी का ट्वीट आता है, तो सब कुछ साफ है कि बेबी रानी मौर्य की कड़ियां जुड़ रही। हिमांशु, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है,
प्रीतम सिंह पंवार बीजेपी में शामिल होंगे। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक हैं पंवार। दोपहर 2 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आई है, प्रीतम सिंह पंवार जो कि निर्दलीय विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। निर्दलीय विधायक पंवार आज बीजेपी का हिस्सा हो जाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दोपहर 2 बजे वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अनिल बलूनी के ट्वीट को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि एक बड़ी हस्ती बीजेपी ज्वाइन करेगी दोपहर 2 बजे। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि प्रीतम सिंह पंवार जो कि निर्दलीय विधायक हैं धनौल्टी से, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। सांसद लॉकेट चटर्जी भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर। मिशन 2022 की तैयारियों के तहत बीजेपी ने चुनाव प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सांसद लॉकेट चटर्जी सह प्रभारी और प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस नजरें गड़ाए हुए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सिर्फ रायपुर सीट ही नहीं, बीजेपी में हर सीट पर घमासान मचा हुआ है। हर कोई मौके की ताक में है। अगर वो कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो कांग्रेस सबका सम्मान करती है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा के विवाद पर कहा कि बीजेपी में उनका अपमान हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उमेश शर्मा काऊ के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो व्यवहार किया और दूध में पड़ी हुई मक्खी के समान जिस प्रकार उठाकर उनको बाहर रखा जाता है, ये उनका घोर अपमान है। आंतरिक रूप में भारतीय जनता पार्टी पर हर जगह इस तरह की दिक्कतें हैं। हर जगह, हर विधानसभा सीट पर इस तरह की दिक्कतें हैं। और सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में खास करके मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उनकी अनदेखी की है, वो बिल्कुल मौके के इंतजार में है। तो हर सीट पे ये दिक्कत है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर उनके लोग, उनके कार्यकर्ता हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें सम्मान दें, तो हम तो भाई कांग्रेस का कल्चर है हमारा, हम देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देते हैं। उमेश शर्मा काऊ के बागी तेवर और उनके समर्थन में हरक सिंह रावत के उतरने के बाद बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद अब तेज हो गई है। कल देर शाम सीएम ने नाराज विधायक उमेश शर्मा काऊ से बातचीत की तो फोन पर ही हरक सिंह रावत से भी सीएम ने बातचीत की है। यही कारण रहा कि सुबह होते होते हरक के तेवर काफी कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पार्टी हाईकमान ने रातों रात दिल्ली तलब कर लिया। मदन कौशिक अभी दिल्ली में है। कौशिक ने सबसे पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है। कौशिक का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से भी मुलाकात का कार्यक्रम। आपको किसने बुलाया? राजनीति में वो कहीं भी हो, ये सब चीज़ें दो सगी बहनें हों उनमें भी हो जाता है। दो सगे भाई होते हैं, उनको भी एडजस्ट नहीं हो पाते। वो तो एक ही माँ की कोख से पैदा होते हैं, तब भी नहीं एडजस्ट हो पाते। तो इंसान है हम लोग। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और इसलिए ये सब चीज़ें चलती रहती है। मैं कोई इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। ये ठीक है, समय के साथ कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़राब ना हो, बिगड़ ना जाए, उनको संभालना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इतना मन मिटाव हो गया कि भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहाड़ों में हुई तेज बारिश में आज ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ने वाला रानी पोखरी का अस्थायी पुल फिर से बह गया। अचानक आए पानी की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। आपको बता दें कि रानी पोखरी का पुल टूटने के बाद यहां पर अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन वो कुछ दिन पहले तेज पानी में बह गया था और आज हुई बारिश से यह अस्थायी निर्माण एक बार फिर से बह गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अचानक आए पानी के तेज बहाव के चलते अस्थायी पुल एक बार फिर से बह गया है, जिसके चलते लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। रानी पोखरी पुल के टूट जाने के बाद अस्थायी पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन लगातार तेज बहाव के चलते ये पुल बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा है और एक बार फिर से तेज बहाव में ये अस्थायी पुल बह गया।
जिसके चलते अब नदी पार करने में लोगों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश और देहरादून को ये पुल जोड़ता है। एक बड़ी आबादी इससे आवागमन करती है, लेकिन बार बार पुल के बह जाने से लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए, मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं, तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है, लेकिन अस्थायी पुल एक बार फिर से यहाँ पर तेज बहाव के चलते बह गया है। उधर बाजपुर में कोसी नदी पार कर रहा एक ट्रैक्टर नदी में पलट गया, जिससे 2 बाइक और एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी नदी के तेज बहाव में बह गई, जबकि ट्रैक्टर चालक और कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पानी में बहे लोगों की तलाश शुरू की गई, लेकिन लापता मां बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है। ट्रैक्टर जब पार से आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया। पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उस पर 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आए। एक लड़की थी, वो लड़की से उससे बचा नहीं गया, तो फिर हम बैठा और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर कोट ब्लॉक स्थित जनासू गांव में कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए भूमि देने के 5 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने रेलवे निर्माण कार्य को रोक दिया। रेलवे परियोजना में अधिग्रहित भूमि के मुआवजे पर प्राधिकरण में केस जीतने के बावजूद रेल विकास निगम मुआवजा देने के बजाय हाईकोर्ट चला गया। प्रशासन की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत में समझौता हुआ, जिसके बाद ग्रामीण काम खोलने पर राजी हुए। बता रहे हैं कि एफिडेविट बनाओ, ये करो, नोटरी करो। ये 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने तब नहीं बोला। ये हमें घुमाए जा रहे हैं। इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया हमको, इसमें काम रोक दिया गया। ये हर जब कहते हैं कि 45 दिन का हमें टाइम दे दो, कई 45 दिन चले गए, 6 साल शुरू हो गया। कुछ शर्तों पर जो लारा कोर्ट में जो लारा ने इनको सर्किल रेट, हायर सर्किल रेट दिया है, उसको हम लोग मान लिया है, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट रेट है उसके उतने ही दिन रखे हैं जितने एक्ट में है। पौड़ी जिले की पेडुलंस्यू पट्टी के रछूली गांव में डीएम विजय कुमार जोगदंडे अचानक से पहुंच गए और धान की कटाई कर रहे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर खुद अपने हाथों से धान की कटाई करने लगे। दरअसल ग्रामीणों द्वारा की जा रही धान क्रॉप कटिंग प्रयोग का डीएम ने खुद खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फसल उत्पादन की न केवल जानकारी ली, बल्कि खुद ही तराजू पर रखकर धान को तौलने के बाद उसे रखवाया। ग्राम रचूली में हम लोग जो है आज क्रॉप कटिंग के कार्य के लिए आए थे। क्रॉप कटिंग का जो कार्यवाही है हम लोगों ने इस बार ऐप के माध्यम से संचालित किया है, सभी डेटा को ऐप में फीड किया है और मुझे आशा है कि इस वर्ष का जो क्रॉप कटिंग का अनुमानित जो उत्पादन है वो गत वर्ष के भांति उसमें वृद्धि रहेगा। कोरोना गाइडलाइंस के पालन और स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को देखने के लिए डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने पौड़ी में विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से सवाल जवाब करने के साथ साथ वहां मौजूद टीचर से आवश्यक जानकारियां भी हासिल की। उन्होंने स्कूलों में व्यवस्थाओं को लेकर जहां संतुष्टि जाहिर की, तो वहीं भविष्य में व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता भी बताई। रुद्रप्रयाग के जखोली में बधानी, छेनागाड़ और बरसिर बधानी रोड की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल भूख हड़ताल पर हैं। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आंदोलनकारियों को मनाने पहुंचे स्थानीय विधायक भरत चौधरी को भी बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल ग्रामीण बीते 20 सालों से बधानी ताल छेनागाड़ सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन फाइल वन विभाग में सालों से अटकी पड़ी है। भूख हड़ताल के 8 दिन बाद भी डीएम ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचे। विजय जी उन लोगों को लेके नहीं आए हैं, विजय जी अपने आप आए हैं। विजय जी ने अपनी जो है सफाई दी हमको कि भाई मैं ये इसमें जो है आचार संहिता लगने से पहले मैं इसमें जो है स्वीकृति, उसकी स्वीकृति बरसिर बधानी की हॉट मिक्स की स्वीकृति ला दूंगा। देखने में आया है कि बीपी थोड़ा स्थिर है उनका और ब्लड शुगर उनका डाउन होते जा रहा है और फीवर भी नॉर्मल है, बॉडी की हिस्ट्री भी नॉर्मल है। हर साल धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में गणपति स्थापना के लिए कारीगर रंग बिरंगी मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं।
लोग भी तरह तरह की मूर्ति लेने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि बीते साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी पर उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है। मूर्ति कारीगरों का यह कहना है कि पहले काफी बड़ी और ऊंची मूर्तियां बनाई जाती थीं, लेकिन अब ग्राहक छोटी मूर्तियों की ही मांग ज्यादा कर रहे हैं। उम्मीद है कि गणेश चतुर्थी तक मूर्तियों की मांग और बढ़ेगी। हमारे पास में मूर्तियाँ हम बनाते हैं, हर किस्म की मूर्ति बनाते हैं। माता की है, शेरा वाली की है, मतलब गणेश जी है, मतलब राधा कृष्ण है, हर तरह की मूर्ति जैसा जैसा ग्राहक हमको कहेगा वैसे मूर्ति हम तैयार करके देते हैं। जब से कोरोना काल आया है 2 साल हो गया, छोटी छोटी मूर्ति बनाते हैं हम। जब छोटी बनाते हैं तो आज तक अभी तक ऑर्डर नहीं आया, जितना आना था अभी तक ऑर्डर आया नहीं।